प्यार और आकर्षण में अंतर होता है मुलन, क्या इस बात को तुम कभी समझोगी? आकर्षण सिर्फ दिखावे के कारण भी हो सकता है, या यूं कहो कि आकर्षण में बहकते और फिर भटक जाने के बहुत से चांस है। लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता। प्यार में एक छवि दिल के अंदर उतर जाती है और फिर धीरे धीरे उसका असर आपकी सोच और जीवन पर पड़ने लगता है। ऐसा होने के लिए किसी का बहुत खूबसूरत, अमीर या बहुत ज्यादा गुणवान होना या फिर धनी होना मायने नहीं रखता। क्योंकि हम किसी को अपने हृदय स्थल में जगह दे देते हैं तो हमें उसकी कमियां नहीं वरन उसकी अच्छाइयों नजर आती है। उस समय कोई भी विचार कर पाना उसके खिलाफ संभव नहीं होता। किसी भी तरह से कैसे भी सिर्फ उसका सामीप्य बना रहे, इस बात पर विचार करता है। मुलन, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी ऐसे व्यक्तित्व से प्यार हो जाए जिसे आज तक हमने देखा ही नहीं। हम तक सिर्फ उनके विचार या उनकी बातें ही पहुंची हो, प्रत्यक्ष रूप से आज तक कभी भी मिले ही ना हो, लेकिन तब भी हमारा मन उससे मिलने को तड़पता रहता है। जबकि आकर्षण में ऐसा नहीं है। मुलन, यदि तुम मेरी चाहत को आकर्षण के रूप में समझ रही हो तब सरासर गलत है। क्योंकि अविनाश की सादगी और उसके विचार बिल्कुल हटकर हैं। जिसने मेरा मन जीत लिया और वह सागरिका जिसे न जाने कितने ही रईस और सुंदर लड़कों के प्रपोजल आए, वह उन्हें ठुकराती चली गई। और फिर मुलन, तुम तो मेरी रूममेट और दोस्तों हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि महज आकर्षण ही मेरे लिए मायने रखता है? मुलन, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में जो लाइब्रेरियन जिसके ऊपर कितनी ही लड़कियां मरती थी, लेकिन उसने तुम्हारे ही जरिए मुझे प्रपोज करने का प्रयास किया था। तुम ही बताओ, क्या वह सुंदर और रईस नहीं था, या उसके पास नौकरी नहीं थी? सब कुछ था उसके पास, बस एक बात थी कि सागरिका ने एक बार दिल में अविनाश को स्वीकार कर लिया था। अब चाहे अविनाश मिले या ना मिले, वह यहाँ से कोसों दूर अपने देश की तरक्की के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। दिन भर अपने डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना और रात में प्रयोगशाला में आकर किसी नई खोज की और प्रयास करना, यही उसका काम है। बेशक अभी अविनाश के जीवन में प्यार व्यार के लिए जगह नहीं है, लेकिन सागरिका जानती है कि मेरा अविनाश अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद यदि जीवन में एक पल भी किसी का विचार करेगा तो उस समय चाहे मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां रहूं या नहीं रहूं, वह विचार मेरे लिए ही होगा। इतना विश्वास है मुझे अविनाश पर, क्योंकि प्यार के लिए एक दूसरे के पास होना जरूरी नहीं है। तुम नहीं समझोगे मुलन, भारत में ऐसा ही होता है। हम चाइना के नहीं हैं ना, जहां सब कुछ आर्टिफिशियल हो जाए। और हाँ, हमें चाइनीज माल की तरह गारंटी और वारंटी की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वास्तविकता से मतलब होता है। मुलन समझे, अब दोबारा अविनाश के विषय में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। कहते हुए सागरिका अपने कमरे में चली गई। मुलन को बहुत दुख हुआ कि गलती से उसके मुख से बातों ही बातों में कैसे निकल गए कि सागरिका इतने दूर से अविनाश को बिना देखे और इतने दिनों से बिना मिले भला तुम कैसे इतना प्यार करती हो। जबकि उनकी जानकारी के अनुसार आज ही सुबह सुबह 2 बड़े चाइनीज अधिकारियों ने मुलन के जरिए सागरिका के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि वे जानते थे कि सागरिका महज आकर्षण या रुतबे से प्रभावित नहीं होती। उसके लिए धन दौलत दूसरी लड़कियों की तरह कोई मायने नहीं रखती, और फिर रखे भी क्यों। सागरिका कोई सामान्य लड़की नहीं है। उसका परिवार एक राजनीतिक पकड़ रखने वाला, जिसकी पुश्ते एक पूरे स्टेट पर राज्य करते आया है। उसका परिवार इतना समक्ष है, इस बात पर विचार किया जा सकता है। एक बार सागरिका ने स्कूल लैब में कुछ सामान के कम होने की शिकायत अपने पिताजी से की, तब महज 7 दिनों के अंदर उनके पिताजी ने पूरे स्कूल को एक पूरी की पूरी प्रयोगशाला समस्त उपकरणों के साथ बनाकर भेज कर दी थी। वो भी ऐसे ऐसे साधनों के साथ जिनकी कल्पना उस समय में किया जाना संभव नहीं है। एक बार सागरिका की सहेली जो गांव से कच्चे रास्ते से ऊपर स्कूल तक न पहुंच पाए, लेकिन सागरिका ने अपने पिता से जिद की कि वह अपने सहेली का जन्मदिन मनाने उसके गांव जाना चाहती है, क्योंकि सागरिका की सहेली का आ पाना खराब मौसम और खराब रास्तों की वजह से स्कूल में संभव नहीं हो पाया। इसलिए वह खुद उसके घर जाकर उसे शुभकामनाएं देना चाहती थी। तब सागरिका के पिता ने अपनी बेटी के कहने पर चंद लोगों को भेज उसकी सहेली को बुलवाया और धूमधाम के साथ उसका जन्मदिन स्कूल प्रांगण में शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति में मनाने की व्यवस्था तुरंत कर दी। और जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर सागरिका के पिता ने उसकी सहेली को स्कूल से गांव तक पूरी पक्की सड़क बनाकर देने का वादा किया, और दूसरे ही दिन द फ्रेंड्स रोड के नाम से नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू होकर महज 1 माह में पूर्ण हो गया। इस बात से सागरिका की संपन्नता को स्पष्ट रूप से आंका जा सकता है। रही बात सुंदरता की, तो सागरिका ने स्टेट सुंदरी के अवार्ड कई बार जीते और अंत में दूसरे लोगों को मौका देने के लिए उस कार्यक्रम में भाग लेना ही बंद कर दिया। अविनाश से उसकी मुलाकात एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में हुई थी,
जहां स्टेट लेवल से चयनित उम्मीदवारों को एक साइंस एग्जीबिशन में बुलाया गया था। वहां अविनाश की लगन और अन्य से भिन्न अर्थात शांतचित्त होने का व्यवहार ही सागरिका को पसंद आया और बातचीत शुरू हुई। अविनाश और लड़कों की तरह लड़कियों से बहुत कम बातचीत करता था, इसलिए शुरू में तो उसने सागरिका को बहुत ही इग्नोर किया, लेकिन इतना संपन्न होने के पश्चात भी उसकी सादगी के गुण के साथ सागरिका और अविनाश के एग्जीबिशन में फर्स्ट पोजीशन में आना अविनाश के लिए सागरिका की ओर आकर्षण का केंद्र बना और धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अविनाश ने उसके बाद ND ज्वाइन कर लिया और सागरिका का सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल में आगे की पढ़ाई के लिए हो गया। बातें सिर्फ कभी कभार मिलने पर ही हो पाती थी, लेकिन लगभग 3-4 सालों में दोनों की लगनशीलता ने उन्हें उच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। वे अपने अपने फील्ड में एक प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान हो सके हैं और अब बातें टेलीफोन पर हो जाया करती थी। लेकिन इससे पहले बात और आगे बढ़ती। अविनाश को भारतीय सेना में एक विशेष खोज के प्रोजेक्ट में सेम सेंटर में बुला लिया और सागरिका का भी उसी समय यहाँ चीन में कुछ विशेष चिकित्सक पद्धतियों की पढ़ाई हेतु उसे यहाँ आना पड़ा। यही सागरिका की मुलाकात उसकी रूममेट मुलन से हुई। मुलन के ही कारण नुवा से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। मुलन को शुरू में लगता था कि दूसरी लड़कियों की तरह सागरिका भी यहाँ एंजॉय करने आई है, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह राय बदलती गई। इसी कारण उसने गलती से ऐसा सवाल अविनाश को लेकर सागरिका के समक्ष रख दिया, जो उसके लिए असहनीय था, और सागरिका ने उसे आज तगड़ा जवाब दे डाला। लेकिन पढ़ाई के दौरान कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आगे किसी ब्लू टॉर्च की खोज के कारण उनका आमना सामना और बातचीत दोबारा से होगी। ब्लू टॉर्च, जो कि डॉक्टर तोशित की खोज का एक हिस्सा है। ब्लू टॉर्च की खोज जारी थी। ऋषि, हमें जल्द ही कोई अलग कदम जो सबकी सोच से परे है उठाना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्लू टॉर्च की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ रही है। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ हद तक हमारे भ्रष्टाचारी अफसरों में भी इस बात को लेकर खुशमुसाहट की खबरें मिल रही है। मैं चाहता हूं कि अब हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिसकी खबर बहुत कम लोगों को हो, लेकिन इसके लिए सिर्फ 5 विश्वस्त लोगों की टीम तैयार करो। अब हमें एक नया कदम देशहित में उठाना होगा, और वह क्या होगा, इस पर उन्हें जल्द विचार कर फाइनल अप्रूवल के साथ कल मिलता हूं। लेकिन हाँ, तब तक के लिए 2 लोगों के नाम मेरे तरफ से अपनी टीम में रख लो। पहला प्रोफेसर चंद्रा और दूसरा डॉक्टर लतिका। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, डॉक्टर शेशांक को इस विषय में ना तो जानकारी हो और न ही उन्हें टीम में शामिल किया जाए। इसका मुख्य कारण बता देता हूँ कि जो व्यक्ति महज परिवार के दबाव में आकर लतिका जैसी लड़की को असमंजस में छोड़ सकता है और अपना खुद का जीवन बनाने वाले प्रोफेसर चंद्रा की बात का मान नहीं रख सकता, वह हमारे किसी भी बड़े मिशन का हिस्सा नहीं हो सकता। इसे सिर्फ वहीं तक सीमित रहने दे जहां पर वह है। यदि अन्य सवाल हो तो प्रोफेसर चंद्रा और लतिका के साथ मेरी पर्सनल मुलाकात करवा देना, कहते हुए डॉक्टर तोशित तुरंत उठकर दूसरे कमरे से होते हुए निकल गए। डॉक्टर ऋषि बहुत हद तक डॉक्टर तोशित जानते थे, लेकिन कई बार उसे खुद के डॉक्टर तोशित के लिए फैसले पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ता था। लेकिन जब आगे चलकर उनकी बातें सच होती, तब कहीं उसे डॉक्टर तोशित द्वारा कही गई बातों के बात समझ में आते, जिसे डॉक्टर ऋषि सिर्फ ये कहकर मान लेते कि शायद जिंदगी का अनुभव भी इसी साइंस की ही पढ़ाई की तरह बहुत मायने रखता है। खासकर चंचल मन वाले और मतलब परस्त व्यक्तियों के विषय में सटीक भविष्यवाणी कर देना उनसे महज पहली मुलाकात में सिर्फ एक बार मिलकर या तो कोई विशिष्ट अनुभवी व्यक्ति या चमत्कारिक शक्ति को रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन वे इसे चमत्कार माने या अनुभव समझ नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर तोशित का व्यवहार किसी संत से कोई काम नहीं है। डॉक्टर तोशित ने भारतीय शास्त्रों और धर्म पुराणों के साथ समस्त वेदों और संस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया था, जिसका उस स्पष्ट तौर पर उनके चेहरे पर झलकता है। डॉक्टर ऋषि यह भी अच्छे से जानते थे कि कभी कभार प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करते करते डॉक्टर तोशित अचानक उठकर उन पहाड़ियों में चले जाते और फिर कुछ दिनों बाद लौटकर उस प्रयोग का पूरा हल ढूंढ कर ले आते, जिसे देखकर ऐसा लगता जैसे वे और किसी बड़ी प्रयोगशाला में या किसी चमत्कारिक शक्ति के पास से होकर आए हैं और उन्हें वहीं से इस प्रश्न का जवाब मिला है। डॉक्टर ऋषि यहाँ तक कहते हैं, लगभग 90 वर्ष की आयु होने के पश्चात भी डॉक्टर तोशित के चेहरे का नूर और कार्यशैली किसी युवा से कम नहीं था, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें कोई ना कोई दैवीय शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती होगी। वैसे भी डॉक्टर तोशित की खोजें प्रकृति को मुख्य आधार लेकर होती है। वे कहते हैं कि प्रकृति ने समस्त जीवों को स्वयं चिकित्सा का ज्ञान दिया हुआ है और उसके साधन भी उसी के आसपास अपने आप उपलब्ध करा देती है।
बस आवश्यकता है तो उन्हें समझने की, और इस संबंध में अनेकों उदाहरण डॉक्टर ऋषि कुमार को आज तक वे देते आए हैं। डॉक्टर ऋषि मानते भी हैं, क्योंकि आदिवासी परंपरा में वाकई खुद की चिकित्सा जंगली फल फूलों के द्वारा कर लेना बहुतायत में देखा गया है। उनके कबीलों में वैद्य की दवाएं ही जो सामान्य तौर पर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, ऐसे ही इलाज अतिशीघ्र हो जाता है। जो भी हो, डॉक्टर तोषित के द्वारा दिए गए दोनों नामों को स्वीकार करना उनका कर्तव्य है। जिनमें प्रोफेसर चंद्रा की बात तो समझने में आती है, क्योंकि उनकी उम्र और कार्य दोनों से ही समझ आता है। लेकिन लतिका को इस टीम में शामिल करना थोड़ा अटपटा है। उस पर भी ऐसा आदेश कि डॉक्टर शेशांक को पता ना लगे। भला ये कैसे संभव है? और आखिर लतिका की भूमिका क्या रखी गई होगी? आखिरी डॉक्टर तोषित क्या चाहते हैं, ये डॉक्टर तोषित को छोड़कर कोई समझ भी नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर ऋषि ने बहुत ज्यादा विचार ना कर शेष 3 मेंबर पर अपना ध्यान केंद्रित करना उचित समझा। लेकिन वे कौन होंगे, ये तो तब तक किया जा सकता है जबकि पूरे प्लान का पता हो। एक अधूरी जानकारी के साथ उसमें काम करने वाले लोगों का चयन करना भला कैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा है। डॉक्टर ऋषि अपने गुरु को भली भांति जानते थे, क्योंकि डॉक्टर तोषित ने इसी तरह कई बार डॉक्टर ऋषि को अनेकों निर्णय लेने की स्वतंत्रता से यह सीखने का मौका दिया कि किसी कार्य को किस तरह से किया जाए और उसके लिए पात्रों का चयन का आधार क्या होना चाहिए। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।